हाँ, आज हम लोग एक नया टॉपिक कंक्लूड करेंगे, दैट इज प्रपोर्शन। रेशियो का दूसरा पार्ट प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, दो क्वांटिटी जब हम कंपेयर करते हैं तो उनका कंपैरिजन कि कौन सी क्वांटिटी से कितने गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है। समझ रहे हैं? दो क्वांटिटी हमने कंपेयर किया तो पहली क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से बड़ी है तो कितने गुना बड़ी है, या पहली क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से छोटी है तो कितने गुना छोटी है। ये वाला कंपैरिजन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशियो बनाने के लिए एक ही शर्त है कि नेचर दोनों क्वांटिटी का सेम होना चाहिए। नेचर मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों एक जैसी बिरादरी के होने चाहिए, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। समझ रहे हैं? जब तक नेचर एक जैसा नहीं होगा आप रेशियो नहीं निकाल सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, अब रेशियो में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बताए, कितने तरह के रेशियो बनते हैं, उसको हम लोग हैंडल कैसे करते हैं, उस पर काम कैसे करते हैं, ये अभी तक के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में आपने अच्छे से सीख लिया। समझ आया? अब यहाँ से आगे का सफ़र जो है वह प्रपोर्शन के साथ तय किया जाएगा। किसके साथ? प्रपोर्शन। रेशियो और प्रपोर्शन दोनों एक साथ कंबाइन बोले जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है ना? रेशियो का मीनिंग समझे ना आप, दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन। कितनी क्वांटिटी? दो क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन रेशियो कहलाता है, और दो रेशियो के बीच का कंपैरिजन प्रपोर्शन कहलाता है। समझ आया? प्रपोर्शन किसको बोलते हैं? जब दो रेशियो आपस में कंपेयर होते हैं ना तो उस कंपैरिजन को अपन प्रपोर्शन बोलते हैं। जब दो क्वांटिटी आपस में कंपेयर होंगी तो इनका कंपैरिजन क्या कहलाएगा? रेशियो। और दो रेशियो आपस में कंपेयर होंगे, ये रेशियो और ये रेशियो, तो ये आपस में क्या कहलाएगा? प्रपोर्शन। हाँ, प्रपोर्शन के लिए शर्त ये है कि दोनों रेशियो इक्विवेलेंट होने चाहिए। क्या? इक्विवेलेंट शब्द किससे बना है? इक्वल से। यानी ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो हम बोलेंगे ये दोनों रेशियो आपस में प्रपोर्शन है। या इसमें जितने टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी तीसरी क्वांटिटी चौथी क्वांटिटी, ये सारी क्वांटिटी आपस में प्रपोर्शन में है। क्या बोलेंगे? क्वांटिटीज आपस में प्रपोर्शन में है। कब? जब दोनों चारों क्वांटिटी का रेशियो आपस में बराबर होगा। समझ आया? तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि प्रपोर्शन क्या चीज है तो कैसे डिफाइन करेंगे? बोलिए, कैसे डिफाइन करेंगे प्रपोर्शन को? नोट करिए, थोड़ा सा प्रपोर्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना। प्रपोर्शन लिखिए, it is the relation between two equivalent ratio. It is the relation between two equivalent ratio. दो बराबर रेशियो के बीच का रिलेशन कौन बताता है? प्रपोर्शन बताता है। उसी को प्रपोर्शन बोलते हैं ना। तो प्रपोर्शन क्या चीज देता है? तो आंसर है रिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट रेशियोज का मतलब समझ में आया? दोनों रेशियो कैसे होंगे? इक्वल। ठीक है, तो दो इक्वल यानी एक जैसे रेशियो के बीच का रिलेशन प्रपोर्शन कहलाता है। समझ आया कि नहीं आया? आया ना? या इसको दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हैं? इफ द टू रेशियो आर इक्वल देन दे आर नोन एज प्रपोर्शन। क्या कह सकते हैं? अगर किसी भी दो अलग अलग क्वांटिटी के रेशियो आपस में बराबर हो जाएं, दो रेशियो आपस में बराबर हो जाएं तो हम बोलेंगे ये आपस में क्या है? प्रपोर्शन है। समझ में आया? ठीक, ये छोटा सा सेंटेंस समझ में आ रहा है, या मैं दूसरे तरीके से भी लिखा दूं आपको? बन जाएगा ना? समझ आ जाएगा? रिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज आर प्रपोर्शन। ठीक है, समझ आया? आया कि नहीं आया? अब मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये चार क्वांटिटी हैं। क्या है? चार क्वांटिटी हैं। दो क्वांटिटी का नेचर सेम होगा तभी रेशियो निकलेगा, पहले पढ़ चुके हैं आप। तो दो क्वांटिटी अलग नेचर की हो सकती हैं, दो क्वांटिटी अलग नेचर की हो सकती हैं। तो सेम नेचर वालों का हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ एक रेशियो निकाला, यहाँ एक रेशियो निकाला, हमने देखा दोनों का रेशियो एक जैसा आया। समझे ना?
जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, एक चीज़ मैंने ली, दिस इज़ 2/5, ये एक रेशियो है, ये किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता होगा, ये किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता होगा। ठीक बात, समझ आया कि नहीं आया? इसी को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया, इसको मैंने लिखा 6/15। ठीक है, ये किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता होगा, ये किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता होगा, लेकिन इन दोनों क्वांटिटी का रेशियो, इन दोनों क्वांटिटी का नेचर कैसा होना चाहिए? अगर हम दो क्वांटिटी का रेशियो देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों क्वांटिटी का नेचर कैसा होना चाहिए? इन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि इसका और इसका नेचर सेम होना चाहिए। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इनका नेचर कैसा होना चाहिए? सेम। इनका आपस का नेचर सेम, इनका आपस का नेचर सेम। ये अलग हो सकते हैं, ये अलग हो सकता है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आपस में इनका नेचर एक जैसा होना चाहिए। समझ आया? अब देखिए, ये है 2/5, ये है 6/15, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं? है ना कि नहीं है? ये भी 2/5 है, ये भी 2/5 है। कैसे? इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया? 6/15। और आप ये पढ़ चुके हैं एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट। अगर दोनों में एक जैसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन या दोनों में एक जैसे नंबर का डिवीजन किया जाए तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये रेशियो है वही ये रेशियो है, तो इन दोनों के बीच में मैं क्या लगा सकता हूँ? तो एक ये वाला रेशियो, एक ये वाला रेशियो, दोनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए। और इन्हीं के बीच का ये वाला रिलेशन, बराबर वाला रिलेशन क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता है। समझे कि नहीं समझे आप? समझे? हाँ, अब इसको अपन ऐसे लिखते हैं, if A, B, C and D are different quantities, A, B, C, D are different quantities, then हमने रेशियो निकाला A और B का, then A is to B निकाले, ठीक है, और हमने रेशियो निकाला C और D का, C और D, A is to B, C is to D, ठीक है, और हमने देखा ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हम क्या बोलेंगे? ये सारी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही हैं? 1 2 3 4, ये चारों क्वांटिटीज आपस में कैसे कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? ये चारों क्वांटिटी आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चारों क्या है? आपस में प्रोपोर्शन है। एंड दिस ईच एंड इंडिविजुअल क्वांटिटी वी कॉल इट टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। तो ए बी सी डी 4 टर्म है एक प्रोपोर्शन के। क्या है? 4 टर्म है एक प्रोपोर्शन के। तो ये चारों टर्म आपस में प्रोपोर्शन कहलाने लग जाते हैं जब क्या हो? इसका इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो चारों क्वांटिटी, चारों टर्म आपस में प्रोपोर्शन कहलाने लगते हैं कि आपस में सब प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, इसी प्रोपोर्शनल को दिखाने के लिए हम लोग एक दूसरे तरह का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज, देखिए ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज A is to B, A is to B, दिस इज इक्वल टू C is to D, स्मॉल लेटर। ठीक है ना, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपस में क्या है? प्रोपोर्शन है। अगर दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो हम बोलेंगे A B C D आपस में सब कैसी हैं? प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अच्छा, ये जो सिंबल है बीच का, ये सिंबल बताता है कि क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। अगर इक्वल लगा है तो प्रोपोर्शन है, और इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कौन होता है? तो आंसर है ये चारों क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शन होती हैं। चारों क्वांटिटी कौन? ए बी सी डी जो है ना, जो भी नंबर आएंगे इनकी जगह, वो नंबर आपस में प्रोपोर्शन होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? इसी प्रोपोर्शनल साइन को दिखाने के लिए हम एक और तरह का सिंबल यूज करते हैं, और ये सिंबल है दिस इज A is to B। देखिए, एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, क्योंकि ये दो का क्या बनता है? एक लाइन। जैसे ये 2 पॉइंट है तो अपन एक लाइन खींचते हैं डिवाइडेड बाय वाला, ये इसी को ना ये 2 पॉइंट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं तो रेशियो बनता है।
तो यहाँ पर कितनी लाइनें? 2, तो हम कितनी पॉइंट बना देंगे? 4। तो इसी 2 इक्वल को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज C इज टू D। ये जो बीच का निशानी बना, रिप्रेजेंटेशन बना, दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूज फॉर प्रपोर्शन। ये किसका निशानी है? प्रपोर्शन का। समझ आया? तो आप नोट कर लीजिए, ये वाला सिंबल जो है, ये सिंबल किसके लिए है? प्रपोर्शन सिंबल, ठीक है। दिस इज सिंबल फॉर प्रपोर्शन, ठीक है। यहां तक समझ आया? तो प्रपोर्शन किसको बोलते हैं? क्लियर हुआ? जब हमारे पास 4 टर्म हो, 4 नंबर हो, 4 क्वांटिटी हो, और हम अगर रेशियो निकालें, 2 क्वांटिटी का रेशियो निकाला, दूसरे 2 क्वांटिटी का रेशियो निकाला, और इनका रेशियो आपस में कैसा हो गया? बराबर। तो हम क्या बोलेंगे? ये A B C D, ये चारों टर्म आपस में क्या है? प्रपोर्शन है बोलेंगे। समझ आए ना? अगर इनका अलग अलग रेशियो आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये चारों क्वांटिटी आपस में प्रपोर्शन है। और प्रपोर्शन के लिए सिंबल क्या बना लिया? ये, या क्या बना लिया? ये, इक्वल, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? समझ आया? आप देखिए ना, इसकी फ्रेमिंग थोड़ा सा देखिएगा, इसका भी हम नाम रख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा ना, इसका भी हम नाम रख रहे हैं। ये वाली फ्रेमिंग समझिएगा। इसको तो आप रेशियो बोलते हैं, आप जानते हैं। इसको आप रेशियो बोलते हैं, आप जानते हैं ना। अगर मैं इन दोनों क्वांटिटी की बात करूं तो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और इसको क्या बोलते हैं? कंसीक्वेंट। अगर मैं इन दोनों क्वांटिटी की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट, इसको बोलेंगे कंसीक्वेंट। लेकिन अगर मैं इस फ्रेम की बात करूं, प्रपोर्शन वाले फ्रेम की, तो इस साइन का नाम क्या? प्रपोर्शन। क्या नाम? इस साइन का नाम हो गया प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन में ये जो A B C D आ रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? टर्म्स ऑफ द प्रपोर्शन। क्या कहलाएंगे? टर्म्स ऑफ द प्रपोर्शन। यहां पर लिख रहा हूं ना, A B C and D आर टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन। टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन ABCD, ठीक है ना। चारों क्या हैं? प्रपोर्शन के टर्म्स हैं, ठीक बात। यहां तक क्लियर है? फिर सुनिए, A और D को देखिए कहां पर आया। A सबसे शुरू में है और D सबसे आखिरी में है, यानी दोनों छोर में होंगे। A और D हमेशा कहां होंगे? एक इस एंड में होगा, दूसरा इस एंड में होगा, दोनों एंड में होंगे हमेशा। समझ आया? एंड में जो टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, हमने उसका एक नाम रखा है। ये वाले टर्म्स जो एंड में मौजूद होंगे, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। जो एंड में मौजूद होते हैं, दे आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म्स। A and D are known as एक्सट्रीम टर्म्स। क्यों? क्योंकि कहाँ होते हैं? एंड पर होते हैं, कोने में होते हैं, साइड में होते हैं। समझ आया? इसलिए बाहर बाहर वाले नंबरों को क्या बोलना है? क्या बोलना है? एक्सट्रीम टर्म्स। है तो सभी टर्म्स, लेकिन जो बाहर बाहर होंगे, कोने कोने में, एज में होंगे, आउटसाइड होंगे, समझ रहे हैं, साइड में होंगे, उनको क्या बोलना? एक्सट्रीम टर्म्स बोलना। ठीक है। रह गए ये वाले बी और सी, जो कि बीच में फंसते हैं, बी और सी। इसलिए बी और सी का भी हमने एक नाम रखा, दे आर नोन एज मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं इसको? मिडिल टर्म्स। बी और सी को क्या बोलना? मिडिल टर्म। और ए और डी, समझ रहे हैं ना, जो बीच में होगा वो हमेशा मिडिल टर्म कहलाएगा, चाहे दो हो चाहे एक हो। बीच वाला हमेशा क्या कहलाएगा? मिडिल टर्म। और जो इधर और उधर लास्ट में होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम टर्म कहलाएगा। ये नाम आपको याद रहेंगे? याद रहेगा ना? हाँ, याद रखियो। ठीक है, ठीक बात। आप देखिए, अगर कोई क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शन होती है, यानी ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपस में बराबर होता है, प्रोपोर्शन होते हैं सारी क्वांटिटी, तो उसका परिणाम क्या निकलता है? ठीक है ना। ध्यान से देखिए, दिस इज if A upon B and C upon D both the ratio got equal out, then all the quantity are related to each other as proportional। आपस में सारे proportional होंगे। देखिए, if
A अपॉन बी इट इज इक्वल टू C अपॉन D। तो इसको क्या बोलेंगे? सारे टर्म्स आपस में प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन है तो क्या होगा? आंसर है इक्वल है। इक्वल है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं, है ना? हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो A के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ? D। तो ये बन गया A मल्टीप्लाइड बाय D, और B के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ? तो ये हो गया B मल्टीप्लाइड बाय C, और बीच में क्या साइन है? इक्वल का। और इसको मैं रख रहा हूं बढ़िया से बॉक्स में, आप भी रखेंगे, ठीक है? और इसको रखने के बाद फिर से देखिए ये क्या है। मैंने यहां आपको A और D क्या बताया? एक्सट्रीम टर्म, और B और C क्या बताया? मिडिल टर्म। तो देखिए A और D कौन है? एक्सट्रीम टर्म। B और C कौन है? मिडिल टर्म। बस इसको याद कर लीजिए। अगर कोई भी क्वांटिटी, चार क्वांटिटी आपस में प्रपोर्शन होती हैं, क्या होती हैं? प्रपोर्शन होती हैं, तो उसकी एक ही कंडीशन होगी। कब प्रपोर्शन होंगे? कंडीशन नंबर 1, एक ही कंडीशन है, वो क्या? सारी क्वांटिटी को रखिए और देखिए एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन करिए। किसका? ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमेशा किसके बराबर आएगा? इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। समझ आया? तो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मीन टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए, मिडिल टर्म। एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर अगर हो गया तो चारों क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएंगी? प्रपोर्शन हो जाएंगी। दिस इज द कंडीशन फॉर प्रोपोर्शनैलिटी। समझ आया या नहीं आया? आया? इसको नोट करिए। एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मिडिल प्रोडक्ट, ठीक है ना? ये निशानी है, याद रखिएगा। किस चीज की? कि ABCD आपस में प्रपोर्शन में हैं या नहीं है। क्या तरीका है चेक करने का? एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसके बराबर आएगा? मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। अगर दोनों बराबर हो गए तो अपन क्या समझ लेंगे? हाँ, ये ABCD सब आपस में कैसे होंगे? प्रपोर्शन में होंगे। कंडीशन समझ आया? तो ये है कंडीशन, एक ही कंडीशन होती है। ठीक भाई, क्लियर हुआ कंडीशन? क्लियर हुआ कंडीशन? हाँ, आप इससे आगे की चीज समझिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको चार क्वांटिटी बताई जाए। कितनी? कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बार चार क्वांटिटी बताई जाए। तो आप चालाकी दिखा के समझ लेंगे, दो ठो को एक्सट्रीम मान लेंगे और बीच वाले दो को मिडिल मान लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है। वो आपको तीन क्वांटिटी बताएंगे, वो आपको दो क्वांटिटी बताएंगे, कम से कम तीन तो भी बताएंगे। ठीक है? ठीक है, अब सुनिए ना, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए, इफ एक क्वांटिटी है A, हमने उसका रेशियो निकाला B के साथ, उसका रेशियो निकाला C के साथ। ठीक है? तो A इज टू B इज टू C, तीनों जमा हो गए, तीनों का रेशियो। अरे भाई, A और B का रेशियो, B और C का रेशियो, ये निकाला है ना। इसमें कितनी क्वांटिटी आई? तीन की चार? तीन क्वांटिटी आई ना। एक A कोई क्वांटिटी होगा, B कोई दूसरा क्वांटिटी होगा, C कोई तीसरा क्वांटिटी होगा। ठीक है? इसमें पहचानिए एक्सट्रीम टर्म कौन, जो आखिरी आखिरी में आ रहे होंगे। A और C कैसे टर्म होंगे? एक्सट्रीम टर्म। और B कैसा टर्म होगा? मिडिल टर्म। ठीक है ना। तो जब तीन मेंबर हों, कितने? तीन मेंबर हों, तो ये तो एक्सट्रीम बन जाएंगे, है ना। और ये फंसेगा क्या? बीच वाला। तो बीच वाले का ना हमने एक और नाम रखा, इसको हम बोलते हैं मीन टर्म। क्या बोलते हैं? हाँ, नोट करिए, B इज कॉल्ड मीन टर्म। B इज कॉल्ड मीन टर्म। क्या बोलना B को? B कैसा टर्म है? मीन टर्म। मीन यानी बिल्कुल बीचों बीच वाला। अब मीन का आप बहुत सारा मीनिंग पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में, 9th में। मीन निकालें आप ना। मीन मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? तो अगर आप ये नंबर प्लस ये नंबर करें, और दो ही नंबर तो ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 करें, ये आ जाएगा। समझे ना। ये मीन का एक अलग भाषा है जो यहाँ पर नहीं लगेगा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है? A और B अगर कॉर्नर में है और B सेंटर में है, कोई नंबर होगा ना, तो सेंटर वाला नंबर क्या कहलाएगा? मीन टर्म कहलाएगा। ठीक है? अब अगर मैं बोलता हूँ कि A B C आपस में प्रपोर्शन है, क्या है?
प्रपोर्शन है तो इसका क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। प्रपोर्शन दिखाने के लिए हमको कितनी क्वांटिटी दिखानी पड़ती है, एक रेशियो इधर एक रेशियो इधर, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी क्या चीज है, दो रेशियो का कंपैरिजन है ना। तो यहाँ दो रेशियो, एक रेशियो इधर निकालना पड़ेगा, एक रेशियो इधर निकालना पड़ेगा, और बीच में क्या साइन आएगा, यानी दोनों रेशियो कैसे होने चाहिए आपस में बराबर, तब ना प्रपोर्शन होंगे। तो अगर ए बी सी आपस में प्रपोर्शन होते हैं तो इनको कैसे एडजस्ट करेंगे इस लैंग्वेज में, तो इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, इफ ए बी सी आर इन प्रपोर्शन देन, तो हम इसको लिखेंगे A इज टू बी, ए और बी का रेशियो, और एक बार हम लिखेंगे B इज टू सी, बी और सी का रेशियो। दो रेशियो होने चाहिए ना अगल बगल और बीच में इक्वल, तो A और B और B और C इनका रेशियो आप देखेंगे कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, इक्वल। इस इक्वल को अब आप कैसे लिखा करेंगे, ऐसे ऐसे, समझ आया, A और B, B और C, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी कुल कितनी है, कुल कितनी है 3, और इसको अगर आपस में प्रपोर्शन होना है तो प्रपोर्शन होने के लिए मुझे रेशियो और रेशियो चाहिए ना, और रेशियो तो दो क्वांटिटी से निकाला जाता है, तो यहाँ भी दो क्वांटिटी इधर भी दो क्वांटिटी, दोनों का रेशियो आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने ये दो क्वांटिटी बना ली, रेशियो निकाल लिया, ये दो क्वांटिटी बना ली, रेशियो निकाल लिया। किसको दो बार लिखा, किसको, बी को, और बी का नाम क्या, तो जो मीन टर्म होता है ना वो दो बार लिखा जाता है, कितनी बार, दो बार लिखा जाता है। अब अगर ये ऐसा लिखा गया तो इसका क्या मतलब है, ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो, देखिए दिस इज A अपॉन B, इट इज इक्वल टू B अपॉन C, ऐसे लिखा जाएगा ना, आपस में बराबर है ना। आप देखिए फिर से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बना सकते हैं ना। अगर ये प्रपोर्शन है तो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, बोलो, अगर सारी क्वांटिटी आपस में प्रपोर्शन है तो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। कौन कौन से एक्सट्रीम टर्म है, ए और मिडिल टर्म कौन है, तो मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से रिलेशन क्या बना, AC और B इंटू बी, बी स्क्वायर, सो दिस इज B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ये कंडीशन है किस चीज की, प्रोपोर्शनैलिटी की, ठीक है। अब देखिए B कौन है, मीन टर्म, B को क्या बोलना, तो जब मीन टर्म यानी तीन क्वांटिटी होती है और बीच वाला मीन टर्म होता है, तो ये जो कंडीशन हमने बनाया था प्रोपोर्शनैलिटी का, उसमें एक गायब हो जाएगा क्योंकि तीन ही क्वांटिटी थी। मिडिल टर्म को हम दो बार कर देते हैं, तो मीन टर्म का स्क्वायर किसके बराबर होता है, AC क्या है, एक्सट्रीम टर्म। तो अब याद रखिएगा, अगर तीन क्वांटिटी है उसमें एक मीन टर्म है, और हमको चेक करना है कि प्रोपोर्शनैलिटी है कि नहीं इनके बीच में, ABC के बीच में आपस में प्रपोर्शन है या नहीं है। तो हमको क्या करना है, हम सीधा क्या करेंगे, मीन टर्म का स्क्वायर करेंगे, वो किसके बराबर आना चाहिए, एक्सट्रीम टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो अगर मीन टर्म का स्क्वायर एक्सट्रीम टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ गया तो सारी क्वांटिटी आपस में क्या हो गई, क्या हो गई, प्रपोर्शन, इक्वल नहीं प्रपोर्शन। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा और बाहर प्लस माइनस के साथ निकलेगा, ठीक है ना। ये तो आप जान रहे हैं ना, रूट से बाहर जब भी कोई क्वांटिटी निकलती है प्लस माइनस के साथ निकलती है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। मेन टर्म अगर हमको निकाल, जैसे ध्यान से सुनिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मैं आपको दो टर्म बता रहा हूं, एक A और एक B, दोनों नंबर मैं आपको बता देता हूं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका मीन टर्म कितना होगा। क्या पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपको क्या बता रहा हूं, दोनों एक्सट्रीम टर्म A और C कोई नंबर के फॉर्म में मैं आपको बता दूं, और मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों नंबर का मीन वाला नंबर कितना आएगा। तो निकालने का क्या तरीका है, ये मान लेंगे मीन टर्म कौन है, x, तो x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, दोनों एक्सट्रीम टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो x नहीं निकल जाएगा। तो मीन टर्म निकालना आसान है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना आगे एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में आपको दो नंबर बताया जाएगा और दोनों नंबर के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसके बीच का मीन टर्म बताओ। तो मीन टर्म बताने के लिए आपको लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं लिखनी, आपको क्या करना है, ये रिजल्ट याद करना है कि मीन टर्म का स्क्वायर किसके बराबर होता है, दोनों एक्सट्रीम टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब दोनों एक्सट्रीम टर्म के नंबर आपको बताए गए हैं, मीन टर्म आप कुछ मान लीजिए x y z कुछ भी,
उसका स्क्वायर करिए और इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर कर दीजिए, वो नंबर आ जाएगा बीच वाला। समझ आया या नहीं आया? बोलो आया? पक्का? हाँ, फिर से अगली चीज सुनिए, यहीं पर लेते हैं ना। इसके बाद इफ A is to B is to C, जैसे ये कंडीशन बनाया था, तीन ही क्वांटिटी है ना, तीन क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी? मीन टर्म। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज मीन टर्म, देन दिस इज थर्ड टर्म। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, यहां पर याद रखिएगा C का नाम क्या? थर्ड टर्म। क्या नाम है? थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा। मैं आपको दो नंबर बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? दो नंबर बता रहा हूं। अगर मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों नंबर का मीन टर्म बताइए, तो मीन टर्म कहां होना चाहिए? इन दोनों नंबर के बीच में कि आगे? अगर मैं मीन टर्म पूछता हूं, ध्यान से समझना इसको, मैं आपको दो नंबर बता रहा हूं। कितने? दो। और अगर मेरा क्वेश्चन है कि इनका मीन टर्म निकालो, तो मीन टर्म वाला नंबर बीच में होता है कि बाहर होता है? तो आपको बीच वाला नंबर निकालना। इसके लिए रिजल्ट क्या याद रखना है? ये मीन टर्म का स्क्वायर एक्सट्रीम, फिर ये एक्सट्रीम बन जाएंगे दोनों ना। अगर मैं मीन टर्म पूछता हूं तो ये दोनों नंबर क्या माने जाएंगे? एक्सट्रीम। तो मीन टर्म का स्क्वायर एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। समझ आया? लेकिन अगर मैंने दो नंबर बताए और मैं आपसे पूछता हूं कि मीन टर्म नहीं बताना आपको, आपको बताना है थर्ड टर्म, तो वो थर्ड टर्म इन दोनों नंबर के बीच में आएगा कि आगे आएगा? आगे आएगा ना। ये वाला टर्म मैं आपसे पूछता हूं, थर्ड टर्म। ये रहे दो नंबर और मैं दोनों नंबर दिखा के आपसे पूछता हूं थर्ड टर्म कौन सा होगा। तो थर्ड टर्म कहां आएगा? यहां आएगा। ये दोनों नंबर मैंने आपको बता दिए हैं और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? ये निकालना है थर्ड टर्म। तो आप इस नंबर को क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? हाँ भाई, ये अगर पहला टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इसको आप क्या मान लेंगे? और मीन टर्म के लिए रिलेशन क्या बताया मैंने आपको? तो इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब आपको क्या चाहिए? ये देखिए, इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। आपको क्या निकालना है? तीसरा टर्म। तो ए कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। तो C इक्वल टू कैसे निकलेगा? मीन टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पहला टर्म। नहीं समझ आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? इसको समझना भाई ना, बहुत बेसिक सी बात है। अगर ये समझ लिए तो आगे सब समझ आएगा। ठीक है, अगर ये समझ लिए तो आगे सब समझ आएगा। ठीक, तो क्या करना है? अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म निकालने के लिए इसको क्या मानना पड़ेगा? मीन टर्म। और जहां ये मीन टर्म बना तो फिर इसको आप क्या लिखेंगे? A/B प्रोपोर्शनेट टू B/C। या डायरेक्ट अगर रिजल्ट याद रहेगा तो यहां से काम करिए। अब इसको आप क्या लिखेंगे? A/B इज इक्वल टू B/C। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या देगा? B² इज इक्वल टू AC। और इसमें से आपको क्या निकालना है? C। तो C इक्वल टू क्या मिला? B²/A। वो तो आप डायरेक्ट एक ही रिजल्ट याद करके निकाल सकते थे, ये है ना। जैसे ही आपसे क्वेश्चन ने पूछा तीसरा टर्म बताओ, तो इन दोनों को आप पहला और दूसरा मानोगे तो तीसरे टर्म के लिए मीन टर्म माना जाएगा। और आपको रिलेशन याद रखना है कि मीन टर्म का स्क्वायर हमेशा दो नंबर के एक्सट्रीम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। उसी में से प्रोडक्ट में से एक आपको पूछा जा रहा है, वो निकाल लीजिए, बाकी को नीचे भेज दीजिए, आ जाएगा ये रिलेशन। तो ये क्या है? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म ऐसे निकाला जाएगा। समझ आया या नहीं आया? आया। अगला सिचुएशन देखिए। इफ A is to B is to C, ठीक है, A is to B is to C, ठीक बात। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, टर्म ही है ना अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं तो। और अगर मैं लिखता हूं इट इज टू D, तो फिर मुझे यहाँ क्या साइन लगाना पड़ेगा? प्रोपोर्शनैलिटी का। चार टर्म में ये रेशियो, ये रेशियो, ये, तो इसमें चार टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, ABCD, ठीक है। आप सुनिए, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो ये B और C अब क्या माने जाएंगे? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या माने जाएंगे? और ये कौन सा टर्म कहलाएगा? फोर्थ टर्म। एक्सट्रीम तो है ये और ये एक्सट्रीम है, लेकिन ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो कौन सा टर्म हो गया? फोर्थ टर्म ना। तो D को नोट करिए, D क्या है? फोर्थ
टर्म। कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म। और अगर मैंने आपको 3 नंबर बताए हैं, A B C 3 नंबर बता दिए, और मैं आपसे पूछता हूँ चौथा टर्म कितना होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? ये अननोन है मान लीजिए, ये निकालना है। ये 3 नंबर मैंने आपको बता दिए नंबर के रूप में, अभी तो ABCD दिख रहा है ना, इसको मैं नंबर के फॉर्म में बताऊंगा, क्वेश्चंस भी मिलेंगे इस पर। 3 नंबर मैंने आपको बताए, अब मैं आपसे पूछता हूँ चौथा टर्म बताओ, तो क्या करेंगे आप? जैसे चौथा टर्म आता है तो बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल जहां होंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। और फिर एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर? मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। दिस इज AD एंड दिस इज BC। इसमें से आपको क्या निकालना है? चौथा टर्म। चौथा टर्म कौन है? D। तो हमने यहां D बचाया और इसको कहां भेज दिया? ये इस तरह से चौथा टर्म आएगा। यानी B और C क्या है? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ना, और डिवाइडेड बाय A क्या है? पहला टर्म, पहला टर्म। तो मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन को किससे डिवाइड करना है? पहले टर्म से। क्या मिल जाएगा? चौथा टर्म। समझ आया? आया कि नहीं आया? ये ध्यान से देखिए फिर से। मीन टर्म क्या मतलब होता है, उसका क्या रिलेशन होता है? थर्ड टर्म क्या मतलब होता है, उसका क्या रिलेशन होता है, कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन कैसे आएंगे? समझ आया? फोर्थ टर्म क्या मतलब होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, और कैसे निकाला जाता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं? समझ आया? आ रहा है ना? अब कमाल तो तब होगी जब सारी चीज़ें एक साथ आपको याद रहेंगी, तब तो कमाल है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक बात? यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? आया ना? अच्छा, फिर से सुनिए अगली चीज़। ठीक है, और वो अगली चीज़ क्या है, इसको पहले कंक्लूड करते हैं ना, ध्यान से समझते चलिए। बहरिए, थोड़ा देर और ठहरिए। ठीक है? हाँ, एक और तरह का प्रपोर्शन होता है, और वो प्रपोर्शन है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। क्या? कंटिन्यूएट प्रपोर्शन। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है? वो एग्जांपल देखिएगा ना। ये मैं नंबर एक ले रहा हूँ 2, या डायरेक्ट देखिए 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ये कुछ नंबर ऐसे लिखे हैं, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म, ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना? हमने ना इन दोनों का रेशियो निकाला। देखिए 2/4 कितना आया? 1/2 आया। फिर हमने ना इन दोनों का रेशियो निकाला। अभी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का रेशियो निकाला, फिर सेकंड टर्म थर्ड टर्म का रेशियो निकाला। कितना आया? 1/2। फिर थर्ड टर्म फोर्थ टर्म का रेशियो निकाला। कितना आया? फिर फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म का रेशियो निकाला। कितना आया? एक जैसा रेशियो आ रहा है। अगर मैं पहले दूसरे का रेशियो निकालूं, दूसरे तीसरे का रेशियो निकालूं, तीसरे चौथे का निकालूं, चौथे पांचवें का निकालूं, पांचवें छठवें का निकालूं, हर बार रेशियो कैसा हो रहा है आपस में? बराबर 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 बराबर। और बराबर बराबर रेशियो को आप क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। प्रपोर्शन। तो इसमें A B C D E F G H ये जितने टर्म आ रहे हैं, ये सब आपस में कैसे हैं? प्रपोर्शन। और लगातार प्रपोर्शन होते जा रहे हैं, इसलिए लगातार होने वाले प्रपोर्शन को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूएट प्रपोर्शन। समझ आया? तो कंटिन्यूएट प्रपोर्शन में क्या तमाशा चलता है? आप 2 टर्म का रेशियो निकालिए, पहले दूसरे का, वही रेशियो दूसरे तीसरे में भी मिलेगा, वही रेशियो तीसरे चौथे में भी मिलेगा, वही रेशियो चौथे पांचवें में भी मिलेगा। ऐसा प्रपोर्शनल क्या कहलाता है? कंटिन्यूएट प्रपोर्शनल। समझ आया या नहीं आया? आया? तो इसको मैं जनरल तरीके से लिखूंगा। देखिए ना, if A B C D E F G are different quantities, ठीक है, then A upon B, then if A upon B का रेशियो अगर B upon C के रेशियो के बराबर, अगर C upon D के रेशियो के बराबर, अगर D upon E के रेशियो के बराबर होता चला जाए और ऐसे ही होता चला जाए,
सो ये सब ABCD आपस में क्या कहलाएंगे? कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। सो आर इन कंटिन्यूएट प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये समझ आया? ABCDE आपस में कैसे हो जाएंगे? कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। क्लियर हुआ? किसको बोलते हैं कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन? ठीक है ना? यहाँ तक समझ आया? एक और आपको बताता हूँ, फिर आपको छुट्टी देता हूँ। ठीक है? हाँ, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और सुनिए, एक हेडिंग दीजिए, इनवर्स इनवर्स प्रोपोर्शन। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे इनवर्स प्रोपोर्शन पर। ठीक है, इसलिए इसको समझना तो अति आवश्यक है। समझ रहे हैं ना? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आपने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा है, 7वां चैप्टर मेरे ख्याल से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। याद है किसी को? क्लास 8 में एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। याद है? ये उसका खेल है, समझे ना? इसमें क्या होगा, देखिए, दो तरह के वेरिएशंस होते हैं। हम दो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, दो क्वांटिटी जब हम आपस में कंपेयर करेंगे, अगर एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी भी बढ़ने लग जाए, समझ रहे हैं? एक क्वांटिटी अगर मैं बढ़ाऊं और दूसरी भी बढ़ने लग जाए, तो ये कैसा वेरिएशन हुआ? डायरेक्ट। कैसा वेरिएशन हुआ? डायरेक्ट वेरिएशन। तो ऐसे प्रोपोर्शन को ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। और अगर एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी घटने लग जाए, समझ रहे हैं? एक को मैं बढ़ाऊं तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो? घटने लग जाए, या एक क्वांटिटी को घटाऊं तो दूसरी क्या होने लग जाए? बढ़ने लग जाए, एक दूसरे के उल्टा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्या? या इसी को बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे दो उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, तो आपको बात क्लियर कट समझ आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप जा रहे हैं बुक खरीदने मार्केट में। क्या लेने? बुक खरीदने जा रहे हैं। एक बुक पड़ती है 100 रुपये की। कितने की? 100। आपके पास 1000 रुपया है, तो आप कितनी पुस्तकें खरीदेंगे? एक किताब की कीमत है 100 रुपया, आपके पास कुल 1000 रुपया है, आप कितनी किताबें खरीद लेंगे? 10 किताबें। कितनी? तो जब पैसा 1000 रुपया होता है ना, तो किताबें क्या ठो आती हैं? 10 ठो आती हैं। पैसा 1000 तो किताबें क्या ठो आई? 10 ठो आई। इधर देखो मेरी तरफ सब लोग, जब पैसा 1000 रुपीज़ तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी? 10। ठीक है, और हमने आपको ना 10,000 रुपये लेके भेजा, 10,000 दिया, तो अब की बार क्या 10 किताबें आएंगी? कितनी आएंगी? 100 किताबें आएंगी। तो इफ प्राइस इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ बुक ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ आया? तो इस क्वांटिटी को मैंने बढ़ाया, पैसा मैंने बढ़ाया, तो किताबों की संख्या भी क्या हो गई? बढ़ गई। एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाती है? अगर मैं पैसे कम करवा दूं आपके, तो किताब की गिनती भी क्या हो जाएगी? कम किताबें आएंगी। ज़्यादा पैसा दोगे, ज़्यादा किताबें आएंगी। ये कैसा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन पर जब हम काम करेंगे ना रेशियो के हिसाब से, तो इसको बनाने का मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, जिसको आपको याद रखना है। समझे ना क्या बता रहा हूँ? तरीका, वो तरीका खाली यहाँ पर मैं नोट करा रहा हूँ। डायरेक्ट वेरिएशन का देखिए ना, इधर लिखता हूँ, यहाँ पर जगह बना के, ये जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से आपको समझना है, क्योंकि आगे जब इसके क्वेश्चन आएंगे ना तब बात ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। अभी आपके पास टाइम भी नहीं है ज़्यादा, इसलिए समझिए। ठीक है ना? देखिए क्या करना है। अगर कॉस्ट बढ़ाते हैं आप, कीमत बढ़ाते हैं, पैसा ज़्यादा देते हैं, तो किताबें भी ज़्यादा आती हैं। ठीक है ना? समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब ये कैसा वेरिएशन है? डायरेक्ट। डायरेक्ट वेरिएशन में ना हम रेशियो कैसे लेते हैं? ये लेना इसी तरह, ये ऐसे, एक क्वांटिटी एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी एक क्वांटिटी। ये क्वांटिटी क्या होगी? ये है पैसा, प्राइस। क्या है? या कॉस्ट। कॉस्ट या क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं किताब की कीमत को? प्राइस ही बोलते हैं ना, या क्या बोले? कॉस्ट बोलते हैं। चलो कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट, और ये क्या है? नंबर ऑफ बुक। अगर आप कॉस्ट कम करते हैं तो नंबर ऑफ बुक भी कम आता है। कम कम, समझे ना?
अगर मैं कॉस्ट बढ़ा देता हूं तो नंबर ऑफ बुक भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो देखिए कम कम और ज्यादा ज्यादा, ये बीच में प्रोपोर्शन, समझे ना। तो कॉस्ट के साथ मैं क्या ले रहा हूं, नंबर ऑफ बुक। जब भी डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो आप यहां क्या लेंगे, दो अलग अलग क्वांटिटी, कॉस्ट नंबर ऑफ बुक, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। यहां भी क्या लेंगे, कॉस्ट नंबर ऑफ बुक और बीच में प्रोपोर्शन। देखिए ना, डायरेक्ट के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन, प्रोपोर्शन, ठीक है। समझाने के लिए एग्जांपल, कॉस्ट इज टू नंबर ऑफ बुक्स एंड प्रोपोर्शन टू। फिर क्या करेंगे, हम कीमत बढ़ा रहे हैं कॉस्ट, तो किताबें भी कैसी आएंगी, ज्यादा। तो कॉस्ट नंबर ऑफ बुक, यहां भी वही रेशियो, कॉस्ट नंबर ऑफ बुक। तो यहां भी हम क्या लेंगे, कॉस्ट इज टू नंबर ऑफ बुक्स लेंगे। समझ आ रहा है। लेकिन इसमें ना एक चीज क्या आपको ध्यान देना है, क्या, अगर यहां कम से कम ले रहे हैं तो यहां भी ज्यादा से ज्यादा लेंगे। समझ रहे हैं ना। अगर आप यहाँ कॉस्ट और यहाँ बुक लिख रहे हैं तो यहाँ भी आपको कॉस्ट, यहाँ भी आपको बुक लिखना पड़ेगा। आप यहाँ इसको उल्टा नहीं कर सकते, बुक और कॉस्ट नहीं लिख सकते। समझ रहे हैं। ये डायरेक्ट वेरिएशन बताता है, अगर कीमत कम है तो किताबें भी कम, और कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो किताब भी ज़्यादा हो जाएगी। समझ आया। इनका रेशियो आपस में हमेशा बराबर रहेगा, प्रपोर्शन रहेगा। इसका रेशियो निकालिए कॉस्ट अपॉन बुक, और इसका रेशियो निकालिए कॉस्ट अपॉन बुक। बढ़ा हुआ है ना, कितना बढ़ेगा, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट में सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, रेशियो में चेंज आता है क्या। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर ही हुआ ना, आपस में प्रपोर्शन रहेगा, ऐसे निकालेंगे। समझ आया। लेकिन अगर इन्वर्स वेरिएशन का खेल आया, इन्वर्स वेरिएशन का खेल कैसा होगा, जैसे इसको दूसरे एग्जांपल से समझिए। हम अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क करवा रहे हैं, लेबर लगाया हमने, लेबर लगाया ना। अगर मैं 10 लेबर लगाता हूं तो मेरा काम 50 दिन में होता है। कितने दिन में करते हैं वो, 50 दिन में जाके मेरा काम खत्म करते हैं। कितने लेबर, लेबर अगर कम है तो दिन कितना लग रहा है, 50, ज़्यादा दिन। और अगर मैं 30 लेबर लगा दूं, 20 लेबर लगा दूं तो वो काम फिर 25 दिन में होता है। 10 लेबर लगाता हूं तो काम कितने दिन में होता है, यानी टाइम कितना लेते हैं वो, 50 दिन का टाइम ही है ना। अगर मैं 10 लेबर लगाता हूं तो काम खत्म कितने दिन में करते हैं, 50 दिन। तो टाइम कितना लग रहा है, 50। 10 लेबर 50 टाइम लगा, है ना। लेकिन अगर मैंने लेबर बढ़ाया, लेबर को ज़्यादा किया, 20 कर दिया, तो जो 50 दिन लग रहा था कितने दिन लगेंगे, 25 दिन। तो अगर मैं लेबर बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। पहले लेबर कम था तो दिन कैसा था, ज़्यादा। लेबर कम तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा था, 50 दिन लग रहा था। मैंने लेबर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ डे क्या हो गया, कम हो गया। एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, कम। तो ऐसा वेरिएशन ना इनवर्स वेरिएशन कहलाता है, या इसी को क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझे ना। जब इस पर हम काम करेंगे, एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी क्वांटिटी घटे, समझे ना। इसको ऐसे लिखो, फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीजेस, देन सेकंड क्वांटिटी डिक्रीजेस। समझ आ रहा है तरीका। पहली क्वांटिटी अगर बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। या वाइस वर्सा लिख लो। वाइस वर्सा का मतलब समझते हैं, वाइस वर्सा इसका जस्ट उल्टा। अगर पहली क्वांटिटी घटेगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वाइस वर्सा इसका उल्टा, ठीक है। तो अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन होगा तो फिर क्या करेंगे अपन, तो फिर इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे यहां क्या लिख रहे थे, दो अलग अलग क्वांटिटी का रेशियो, दो अलग अलग क्वांटिटी का रेशियो। यहां ना हम सेम क्वांटिटी का रेशियो लेंगे, सेम क्वांटिटी का रेशियो लेंगे। जैसे हम यहां कौन सा बात कर रहे थे एग्जांपल में, नंबर ऑफ लेबर और टाइम, यही ना, टाइम टेकन, नंबर ऑफ लेबर, समझे ना। तो यहां ना हम नंबर ऑफ लेबर और नंबर ऑफ लेबर का रेशियो लेंगे, सेम क्वांटिटी, और टाइम का रेशियो लेंगे। समझ रहे हैं। देखो कैसे, यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेबर्स इज टू नंबर ऑफ लेबर्स एंड इट इज प्रोपोर्शनेट टू टाइम टेकन इज टू टाइम टेकन। ध्यान से देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इधर ध्यान दो बाहर नहीं।
दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर वेरिएशन डायरेक्ट होता है, एक क्वांटिटी बढ़ी दूसरी भी बढ़ी, तो कैसे लेना है? दो अलग अलग क्वांटिटी का रेशियो, दो अलग अलग क्वांटिटी का रेशियो। लेकिन अगर एक क्वांटिटी बढ़ी दूसरी क्वांटिटी घटी, इनडायरेक्ट वेरिएशन हुआ, तो फिर रेशियो कैसे लेना है? सेम क्वांटिटी का रेशियो, सेम क्वांटिटी का रेशियो। लेकिन शर्त क्या रहेगी? अगर आप कम नंबर ऑफ लेबर से ज्यादा नंबर ऑफ लेबर ले रहे हैं, तो यहां भी कम से ज्यादा टाइम का रेशियो लेंगे। कम से ज्यादा में जा रहे हैं तो यहां भी कम से ज्यादा में जाएंगे, और यहां अगर ज्यादा लेबर से कम लेबर का रेशियो ले रहे हैं तो यहां भी ज्यादा टाइम से कम टाइम का रेशियो लेंगे। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कम नंबर ऑफ लेबर इज टू ज्यादा नंबर ऑफ लेबर, तो कम टाइम इज इक्वल टू ज्यादा टाइम, या ज्यादा नंबर ऑफ लेबर इज इक्वल टू कम नंबर ऑफ लेबर। तो यहां क्या करेंगे? ज्यादा टाइम इज टू कम टाइम। समझ आया? इनडायरेक्ट वेरिएशन में दो सेम क्वांटिटी का रेशियो प्रोपोर्शन होता है, और डायरेक्ट वेरिएशन में दो डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो प्रोपोर्शन होता है। याद रहेगा? इसको बनाने के कई मेथड हैं, समझ रहे हैं? आपको क्लास 8 में बढ़िया आपको बॉक्स बनवा के बनाया जाता है, ये याद है? आप इसको वैसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इस रेशियो से भी बना सकते हैं। तो इस पर हम फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसके एग्जांपल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो वहाँ बात ज़्यादा क्लियर होगी। ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है? तो मैं प्रोपोर्शन में यहीं तक कंक्लूड कर रहा हूँ, इसके बाद हम एग्जाम्पल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है?